विशाल गुप्ता जी की, जो रिठाला विधानसभा के प्रभारी हैं और साथ में यहीं से ये चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने आपने घोषणाएं सुनी। अब हम बात करते हैं रिठाला विधानसभा पे। मैं रिठाला विधानसभा पे जानना चाहूंगा कि आप इतने लंबे समय से यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन समस्याओं के लिए आप वादा करते हैं रिठाला के वोटरों को, रिठाला के नागरिकों को, रिठाला के रहने वालों को, कि अगर जनता आपको जिताती है, आपकी इतनी आकर्षक और मन को ललचा देने वाली घोषणाओं के साथ में अगर जिता देती, तब क्या क्या भलाई के काम करेंगे रिठाला विधानसभा के लिए? सबसे पहले तो मैं वहाँ जो देखा है, कूड़ों का ढेर, कूड़ों का पहाड़ जो लगा हुआ है विजय विहार, बुद्ध विहार और ये सारे इलाकों में जहां भी मैं गया हूँ, जहां भी मैंने दौरा किया है, वहां मैं देखा है कि कूड़ों का पहाड़ लगा हुआ है, नालियां खराब है। सबसे पहले तो मैं रोड के ऊपर काम करूंगा और उसके बाद मैं कूड़ा उठाने का काम करूंगा वहाँ, प्लस ये नालियां साफ कराने का काम करूंगा और स्वच्छ जल देने का वादा भी करता हूं मैं। स्ट्रीट लाइट के ऊपर आते हैं, डार्क स्पॉट कई जगह है, डार्क स्पॉट अंधेरी ऐसी जगह जहां पे अंधेरा है, ये सरकार का, विधायक का काम है कि वो ऐसी जगहों का ध्यान रखे। कई ऐसी जगह, मैं खुद भी ऐसी जगहों से गुजरता हूं कि जहां पे सच में बड़ा अंधेरा होता है। डार्क लाइट स्पॉट को लेके आपका क्या कहना है? स्ट्रीट लाइट को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीट लाइट भी लगेगी, क्योंकि मैं कई ऐसे जगह भी देख के आया हूं जहां पर अंधेरा है, वहां पे महिलाएं गुजरती हैं, वहां बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, रात के टाइम डर लगता है वहां से गुजरने में। तो ऐसे जगह जहां लाइट की व्यवस्था थोड़ा करवाई जाएगी, ये हमारा वादा है। अब आ जाते हैं पानी के ऊपर। सच बताऊं तो रिठाला विधानसभा जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, वो पीने के पानी की समस्या को लेकर, जो पूरी विधानसभा छोड़िए पूरी दिल्ली में। फिलहाल हम आपकी रिठाला विधानसभा पे केंद्रित रहेंगे। क्या वादा करते हैं जनता से आप स्वच्छ जल के लिए? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का, क्योंकि पानी, जल ही जीवन है, आपको पता है सर। क्योंकि मैं भी वहां पे रहता हूं, मुझे पता है कि एक दिन तो गंदा पानी आता है और एक दिन साफ पानी आता है, और वो साफ पानी पीने लायक पानी नहीं है। और क्योंकि मुझे पता है, जब मैं वहां रहता था और रहता हूं मैं, तो मैं वो पानी जब एक बार मैं पी लिया था, और उससे 4-5 दिन मुझे बीमार, मतलब पेट का रोग हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो सबसे पहला मेरा काम ही यही होगा कि पानी को स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो आरओ ना लगाए, आरओ में पैसा वेस्ट ना करे। उनको सरकार की तरफ से, हमारी सत्ता की तरफ से, हमारे कर्जा मुक्ति की तरफ से जो फ्री पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में साफ पानी का ये गारंटी हम देते हैं उनको। आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों के माता पिता भी देख रहे हैं। वो माता पिता आपको देख रहे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में कई बड़ी परेशानियां हैं, स्कूल की बिल्डिंगें जर्जर है, कुछ जगह रास्ता आना जाने का खराब है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आपके पास क्या 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 योजनाएं हैं? बिल्कुल योजनाएं हैं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में जाकर देख के भी आया हूं कि बड़ी बड़ी वादे, 32-32 लाख रुपए का जब वो कमरा बनाया गया था, और उसमें बहुत सारी चीजें जब देखा, तो वहां का ना तो टंकी है, ना वहां साफ पानी है, बच्चे परेशान है बहुत ज्यादा वहां पर। और घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन मैं वाकई में जब स्कूल में जाऊंगा तो वहां का सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। वहां पे बच्चे के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है, वहां पे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। प्लस वहाँ का वो जो रूम है, जो बनाया हुआ है रूम, वो इन्वायरमेंट वाला रूम नहीं है, वो बेकार है, उसके लिए भी व्यवस्था कराऊंगा। ये मेरा वादा है। आज की तारीख में अब जो माहौल बना है, तो आधी आबादी यानी महिलाएं भी फैसला करने लगी हैं कि पक्ष राजनीति में वोटों का किस तादाद में कहां पर उलटफेर होगा। महिलाएं भी इस वक्त प्रमुख भूमिका निभाने लगी हैं। रिठाला विधानसभा की हजारों लाखों महिलाएं आपको देख रही हैं, दिल्ली की हजारों लाखों महिलाएं आपको देख रही हैं। फिर भी हम सिर्फ रिठाला विधानसभा की महिलाओं के लिए आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं रिठाला विधानसभा की महिलाओं से? मैं बता देता हूँ, महिलाओं को सम्मान करता हूँ महिलाओं का। सबसे पहले वो आज नारी शक्ति के कारण आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कर्जे के कारण सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं होती हैं, क्योंकि पुरुष तो कर्जा ले लेता है और लेने के बाद में जब वो घर से चला भी जाता है, शराब पी लेता है और गलत नीति के कारण वो आत्महत्या भी कर लेता है या गलत कदम उठा लेता है। कर्जदार जब आता है दरवाजे में, तो दरवाजे महिला परेशान होती है। अरे बहुत सारी चीजें हो जाती है महिलाओं को। आजकल तो मैं बताता हूँ, महिलाओं का फोटो भी फेसबुक में वायरल कर रहे हैं, ये जो बैंक वाले सारे कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए, महिला ने हमसे पैसा उधार ले रखा, उधार ले रखा, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं महिलाओं को कि भाई विशाल कुमार गुप्ता जी को हाथ मजबूत करें, और ये भाई आपका मदद करेगा। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं, कर्ज लेने वाले आपको परेशान करते हैं, आपको किसी प्रकार का भी थ्रेट देते हैं, तो आप ये भाई को याद जरूर कीजिएगा, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। ये सबसे पॉइंट
किया है गुप्ता जी, उसके विषय में बताइए। बिल्कुल किया है सर। अब सबसे पहले तो मैं सभी से यही कहूंगा कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उनको 100% रोजगार दिलाने की गारंटी देते हैं। अच्छा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो बेरोजगारी भत्ता उसका 5,000 रुपए होगा हर महीने। हाँ, हर महीने उसके एजुकेशन के हिसाब से होगा। जी। अगर वो ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको 5,000 दिया जाएगा। उसके बाद 12वीं क्लास वाले को 3,000 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद जो है 10वीं क्लास वाले को 2,000 रुपए, उससे निम्न वाले को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि अगर उसको बेरोजगारी भत्ता दिया गया तो हो सकता है उसके बाद जो कर्जा है वो उस पैसे से कर्जा उसको दिया जा सकता है, दे सकता है। बेरोजगारों के अलावा और भी किसी के लिए कोई? हाँ, ये की परेशानी मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग जो है वो आत्महत्या के ऊपर जो ज्यादा जोर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है दिमाग उनका काम थोड़ा सा हो गया। सोच लेते हैं। हाँ, सर मैं ये कह रहा था आपको, जब पार्टी 2020 में जब कोरोना आया तो बहुत सारे लोग क्या है परेशान थे। उस टाइम क्या था, लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। आप हमेशा एक बात देखें कि 2019 में लोग समृद्ध थे, लोगों के पास काम था, लोग परेशान नहीं थे। जैसे ही 2020 कोरोना आया, कोरोना में लोग परेशान हो गए। क्यों? कि बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस खोया है। बिजनेस खोया, सरकार ने कह दिया कि भाई लॉकडाउन हो गया और आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। वो लोग 6 महीने 7 महीने व्यापार बंद हो गया, जिससे कारण क्या रहा कि लोग कर्जे में हुए। कर्जे, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले लिए थे, बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिए थे। लेकिन उस लोन का कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि भैया एक काम करो, उसका जो लोन का हम माफी कर देंगे। किसी सरकार ने ये नहीं कहा। सब ने कहा कि भाई ठीक है, हम आवाज को वहां तक पहुंचाए, लोग वहां सरकार तक पहुंचाए, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही थी। और केजरीवाल जी के पास भी हमने ये कहा कि भाई ऐसा है, लोगों का जो कर्जा है वो माफ कर। बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या के ऊपर गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग टेंशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो रिकवरी वाले लोग होते हैं, बैंक वाले लोग होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं उनको फोन करके। ये जब देखा गया उसमें कि ये बार बार लोग परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या के ऊपर जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, हम तो लोगों से कहते हैं भैया ऐसा गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा विशाल जी, मजे की बात करते हैं। जैसे कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता है कि जी ये एक मजहब की राजनीति करती है, बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है ये सनातनियों की राजनीति करती है, बसपा पे आरोप लगाया जाता है कि जी दलितों की राजनीति करती है। आपको कैसा लगता है जब कोई रिक्शे वाला कहता है जी आप तो मेरे कर्जों की वो राजनीति कर रहे हो, आप तो जिसमें मैं डूबा हुआ हूं उसकी राजनीति कर रहा हूं? लोग तो बड़े खुश होते होंगे। धर्म कर्म राजनीति से हटके आपका ध्यान गया कि भाई लोगों के ऊपर कर्जा और उसके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल लड़नी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान है। आज आप देखिए सेक्टर 17 में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, ऑटो ड्राइवर था। क्योंकि जो लोग थे, मतलब जो लोग पैसा दे रहे थे वो परेशान कर रहे थे उनको। और आपको ये भी जानकर आपको परेशानी होगी कि 10-10, 20-20, 25-25% पे लोग अपना कर्जा देते हैं और ऊपर से उनको वो कर्जे के लिए उनको परेशान किया जाता है। और अगर नहीं दिया, आज हाल में अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति आया, उसको ले जाकर यहाँ दिल्ली का, उसको गाजियाबाद ले जाकर उसको बहुत बुरी तरह पीटा है, मारा है कि भैया तू पैसे दे देगा तो तेरे घर वाले भी यहाँ पहुंचेंगे, नहीं तो तू पैसे दे दे मुझे। तो ऐसी चीजें हैं। तो लोगों को हमारा क्या कर्तव्य वो है, मानव का हमारा धर्म है कि भाई लोगों को कर्जे से मुक्त कराए। आपने अच्छा आपकी घोषणाओं की बात करेंगे दर्शकों मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं और जगह जगह अखबारों में बोर्ड इश्तिहारों में अलग अलग घोषणाएं सुन रहे हैं, मैं आपको विशाल जी की घोषणा सुनवा रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपका कम से कम ध्यान तो इस तरफ जाएगा। मैं बता दूं दर्शकों आप लोगों को, कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपया देने की घोषणा करी और 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 3100 रुपए की घोषणा करी हुई है, 2100 रुपए की घोषणा करी हुई है और अनलिमिटेड इलाज फ्री करा हुआ। हम बात करते हैं इस समय कर्जा मुक्ति पार्टी घोषणाओं की। आप रिटाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विशाल जी, जगह जगह आपके इश्तिहार बोर्ड भी लगे हुए हैं। अपने घोषणाओं के बारे में, जनहितैषी घोषणाओं के बारे में बताइए। सबसे पहले क्या है, मैं महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को 2100 रुपए दिया जा रहा है, 2500 रुपए दिया जा रहा है, हम 3100 रुपए दे रहे हैं। अच्छा। 3100 रुपए आप सभी लोग कहते हैं कि हम दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। ये मैं उनका अधिकार है। आप जाके पूछ लें कि कितना पैसा आता है, 90,000 करोड़ रुपए आता है। हम ऐसा नहीं कर रहे, उनका ही पैसा उनको वापस दिया जा रहा है। 3100 रुपए हम दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हम जो क्या है 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं उनको, वो दिया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है। और जैसे केजरीवाल जी दे रहे हैं हम भी दे सकते हैं।
और 3,000 रुपए का जो ऑटो ड्राइवर है वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते दिल्ली हैं। में लगभग 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर जो ऑटो वाले हैं, सभी के परिवार को ये लाभ दिया जाए। देखिए, हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। हमारा पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बिल्कुल 100% दिया जाएगा। कितना रुपया आप ऑटो वाले को देने की घोषणा करते हैं? 3,000 रुपए ऑटो वाले को हर महीने दिया जाएगा जी। ठीक है जी। प्लस सभी किराएदार, देखो आप सभी लोग आप जानते हो कि बिजली का फायदा, मैं चाहता हूं दर्शकों में से जो किराएदार हैं वो ये चीज बड़े गौर से सुने, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी सत्ता ने किराएदारों के बारे में नहीं सोचा। जी विशाल जी। मैं हमेशा देखता हूं कि जो मकान मालिक है उनको बिजली का जो फायदा उनको होता है 200 यूनिट का जो दिया हुआ है, और दिया नहीं हो तो झांसा में दिया हुआ है। लेकिन मैंने क्या हुआ कि देखा कि किराएदार सबसे ज्यादा किराएदार है, तो उनको जो है 500 रुपए प्रति परिवार दिया गया कि भाई उनका बिजली का में कुछ राहत उसको मिल जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपके सच में घोषणाएं हैं। और बेरोजगारी के बारे में दूसरे और भी कोई भत्ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बेरोजगारी का ये बहुत जरूरी है। शिक्षा के ऊपर दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली की लगभग 97% आबादी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। गुप्ता जी के पास स्कूल के बच्चों के लिए भी कोई योजना है? जी गुप्ता जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक छात्रों को, देखो आप सरकारी स्कूल को तो सभी लोग कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन किसी ने प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के बारे में नहीं सोचा, वहां उनके माता पिता के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारी सरकार इस बारे में सोच रही है, कर्जा मुक्ति पार्टी इस बारे में सोच रही है कि प्रति बच्चे 500 रुपए छात्रवृत्ति उसको दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और है। अच्छा, पहले मुझे बताइए वो जो एक और बस होगी। वाला बस और फिर यात्रा उसके बाद तीसरा क्या हो गया, बस लास्ट। लास्ट बस है। ठीक है। बसों में क्या, बसों में जो यात्रा करते हैं वो महिलाओं को महिलाएं करती है। ठीक है, ठीक है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी भी जारी है। ये ऐसी घोषणाएं जो आपके घर को सुख शांति से भर दें, इस पार्टी की घोषणाएं अभी बाकी है। महिलाएं जो बसों में यात्रा करती है, पुरुष जो बसों में यात्रा करते हैं, इतने सारे लोग जो बसों में यात्रा करते हैं, क्या उनको लेके भी कोई कॉन्सेप्ट है आपका विशाल जी? बिल्कुल बिल्कुल है हमारे पास में। जैसे महिलाएं बस में यात्रा करती है, जब महिलाओं के लिए जब ये सुविधा उपलब्ध है तो पुरुषों के लिए क्यों ना हो। तो हमारी पार्टी सत्ता में जब आती है तो पुरुषों के लिए भी बस फ्री कर दिया जाएगा। ये हमारा वो है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये योजना तो सच में मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब हम रिठाला विधानसभा पे रहेंगे। तो कर्जा मुक्ति पार्टी के एक प्रमुख लीडर में से है। फिलहाल ये भी रिठाला विधानसभा में हाथ मजबूत करने के लिए विशाल जी के पास मौजूद है। संदीप जी, सबसे पहले अपनी पार्टी के विषय में दर्शकों को बताइए। जी हाँ सर, बिल्कुल लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा जी। कर्जा मुक्त पार्टी का जन्म कैसे हुआ। कर्जा मुक्त पार्टी का जन्म हुआ, उसके पीछे भी कहानी कर्जे की ही है, क्योंकि इस पार्टी को बनाने वाले शाहनवाज साहब को भी जब कर्जे से दो चार होना पड़ा जी, तब उन्होंने इसकी तकलीफ को समझा कि जब लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस को यूज करके रिकवरी एजेंटों के माध्यम से बैंक्स, एनबीएफसीज लोगों को परेशान करने लगे, जो कि हमारा कानून संविधान भी आज्ञा नहीं दे रहा था उनको। लोगों को इतनी परेशानी होने लगी, लोग अपनी शर्म के मारे, क्योंकि नॉर्मल हम देखें तो कॉमन हिंदुस्तानी ईमानदार होता है, वो चाहता है कि मैंने कर्जा लिया तो मैं उसे वापस भी करूं, ये वो मानता है इस चीज को। लेकिन कभी कभी जो परिस्थितियां उसके सामने आ जाती हैं। देखिए, जब आपको बैंक्स कभी भी कोई कर्जा देता है ना, वो आपका आज देख के और आपका रिकॉर्ड देख के देखता है, वो देखता है ये दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं दे सकते, अगर आप नहीं दे सकते तो आपको देता ही नहीं है कर्जा। लेकिन वो आज देख लेता है। लेकिन वही बैंक, वही एनबीएफसी जो आपसे बिजनेस करने आपके साथ आया है, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश आपकी जॉब छूटने के कारण, किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण यदि आप अपनी ईएमआईज नहीं दे पा रहे हैं या आप कर्जे में फंस गए हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, इन सब कंडीशन के अंदर उनकी एक हरासमेंट शुरू होती है रिकवरी एजेंटों के थ्रू, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता। उस कंडीशन के अंदर जब वो लोग गैर संवैधानिक रास्ते अख्तियार कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, जैसा कि हम बताएं, व्यक्ति तो अपनी नौकरी पे चला गया, व्यापार पे चला गया, वो जब रिकवरी एजेंट घर पे आता था तो हरासमेंट बच्चों को और उनकी मिसेज को झेलनी पड़ती थी। ये पूरे परिवार की समस्या होगी। और आपने और हमने कई बार खबरों में देखा है कि लोगों ने आत्महत्या जैसे रूट को भी पकड़ा इन सब चीजों से मुक्ति के लिए। सरकार की रोल की बात करूं, सरकार अपने राजनीतिक हितों के कारण किसानों के कर्जे माफ कर देती है,
अपने व्यापारिक और चंदों के हितों के कारण पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर देती है, उन्हें बेल आउट पैकेजेस दे देती है, खरबों खरबों रुपए खरबों रुपए उन लोगों को दे रही है। और अभी तो आपको पता होगा बजट बनने वाला आ रहा है, आपने देखा होगा आज भी हमारी वित्त मंत्री जी होंगी बड़े बड़े पूंजीपतियों से व्यस्त होंगी बनाने में, किसी मध्यम वर्ग को बुला और जिसने 30,000 रुपए ले लिए उसके पास गुंडे भेजे जा रहे हैं, मोबाइल फोन करे जा रहे हैं, बेल आउट पैकेज उनको समय तक नहीं दिया जा रहा एक, और उनके बाउंसर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इतना का कर्जा नहीं, आप सोच कर देखिए अगर 5,000 की ईएमआई पे 500 रुपए का बाउंस चार्ज लगेगा तो 10% आप उसके सिर्फ ईएमआई पे लगा रहे हैं। तो ये असल में जो हम साहूकारों की कहानियां सुना करते थे ना, उससे कहीं क्रूरता के साथ ये सरकार इन बैंक वालों के साथ लोगों से पेश आ रही थी। हमने कोशिश करी, हमारे शाहनवाज साहब ने, हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने पहला काम तो यही करा कि उन्होंने अप्रोच की, विधायकों के से करी, एमपी से करी, लेकिन उनके लिए मध्यम वर्ग का ये वाला हिस्सा उनके वोट बैंक को छेड़ता ही नहीं था, क्योंकि हम मध्यम वर्ग है, हम तो वोट देंगे, छोटे व्यापारी देंगे। आज सोच के देखिए ना, ओला चलाने वाला ड्राइवर या उसका मालिक भी बेचारा परेशान है। क्या भारत में कोई कार ऐसी है जो बिना लोन के हो? बहुत कम, शायद 1% भी नहीं होगी। तो इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा था वो हमारी मानसिकता, हमारी एक विचारधारा ने जन्म लिया कि सबसे पहले तो हम लीगल बैटल फाउट करेंगे। तो 2020 से हमने लोगों की लीगल मदद करनी शुरू करी बैंकों से कोर्सपोंडेंस करके। फिर हमने लेटर्स अपने कोर्सपोंडेंस करी आरबीआई के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ, जिसके दबाव के अंदर आके आपको शायद मोरेटोरियम पॉलिसी भी पता होगी, इसी कारण से आई थी उस समय, इन्हीं के दबाव के कारण। और अभी भी बहुत सी चीजें लेके आ रहे हैं वो लोग, लेकिन जब हमें यह पता लग गया कि अगर इन चीजों को हमें मुक्ति, देश को कर्जा मुक्त बनाना है, क्योंकि अगर इस देश का नागरिक कर्जे में है तो इसका मतलब पूरा देश कर्जे में है, मेजोरिटी अगर कर्जे में है तो देश कर्जे में है, और कर्जा होना देश के ऊपर अच्छा नहीं होता है। इसकी इन परिस्थितियों का हालात हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान का देख रहे हैं कि अगर वो देश कर्जों में चले जाते तो किस तरह पूंजीपति देश उनका फायदा उठाते। सचदेवा साहब, हमने नेशनल मुद्दे पे बात करी और वाकई बड़े गंभीर मुद्दे पे बात करी। अब हम थोड़ा लोकल स्तर के मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। चूंकि चुनाव दिल्ली में शुरू हो गया है, विशाल गुप्ता जी रिठाला विधानसभा से चुनाव लड़ा है। कैसे शख्सियत आपको लगते हैं पर्सनली तौर पर ये रिठाला विधानसभा के नागरिकों के लिए, क्या इनको जिताना चाहिए और क्यों जिताना चाहिए? जी हाँ, आपको मैं एक चीज से आश्वस्त करना चाहूंगा, शायद एक लंबे समय के बाद रिठाला को एक अपना खुद का प्रत्याशी मिला है। कारण क्या है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ के ये कभी विधायकों से खाली रही है या पार्षदों से खाली रही है या एमपी से खाली रही है, ये सीट हमेशा मिले हैं, लेकिन वे सब जाके बाद में अपनी पार्टियों की सेवा में लग जाते हैं और क्षेत्र की जनता को टोटल नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसका यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी करने का मौका अपने क्षेत्र के लिए उतना नहीं मिलता जितना उनको करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए कोई भी चीज है, हम जब भी क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, आप निरंतर करते रह सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, हाँ मैं विशाल गुप्ता जी के बारे में कहूंगा क्योंकि मन से मैंने इनको देखा है, ये हमेशा से समाज सेवी वाली मानसिकता के साथ इन्होंने काम किया है, लगभग 10 साल से है। क्या बात है, मैं इनको अच्छे से जानता हूं। इन्होंने समाज सेवा के नाम पे दिल्ली में ही नहीं, बाहर की स्टेटों में भी बहुत जगह काम किया है और दिल्ली में भी कर रहे हैं ये। लेकिन अब एक चीज आ गई है कि अब हमें उस ताकत की जरूरत है। अभी तक तो ये अपने रिसोर्सेज से यूज कर रहे थे, लेकिन इस रिसोर्सेज के साथ साथ इनको एक संविधान की ताकत की भी अब जरूरत महसूस हो रही है कि अपने क्षेत्र की जनता का और ज्यादा भला कर सके, क्योंकि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो बाद में क्षेत्र को भूल जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, आप एक एक गली में क्षेत्र की जाके देख सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं। आज आम आदमी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है और उसके अब जो बुनियादी सुविधाएं जो उनको देनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जब उससे इतना परेशान है तो जो उसकी निजी परिवारिक है उनको कौन देखेगा? अच्छा सचदेवा जी, कि आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि देश के 20 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां उन्होंने कहीं पे भी फ्री पानी फ्री बिजली भी दे रखा है। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि जी यहाँ पे तो 2100 रुपए की घोषणा कर रहा है, पंजाब में तो ये 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस वाले सत्ता में ही नहीं आ पा रहे हैं और 2500 रुपया देंगे और फलाना रुपया देंगे, पिछले 10 साल से उनका एक आदमी नहीं जीत पा रहा है। मतलब और हम जब ऑल ओवर सभी पार्टियों को देखते हैं तो जब घोषणाओं के बाद की बारी आती है तो आरोप प्रत्यारोप है। आप क्या विश्वास दिलाते हैं कि अगर विशाल गुप्ता जी और इनके पार्टी को इनकी पार्टी को अगर जनता जीत दिलाती है तो ये लोग जो है वो अपने वादों पे, इन घोषणाओं पे, इन लुभावनी, इन आकर्षक, इन मनभावन घोषणाओं पे खरे उतरेंगे? सर मैं सबसे पहले बता दूं आपको, इन पूरी घोषणाओं के पीछे हमारा मकसद वोट लेना नहीं है। हमारा मकसद हमारे क्षेत्रवासियों की जनता को सशक्त करना है।
आर्थिक आजादी की तरफ जो हमारा कदम बढ़ रहा है ना, आप हमारी घोषणाओं का एक एक चीज का फायदा देखेंगे तो उसको पूरे परिवार को मिलने जा रहा है। ऑटो वाले को 8,000। ऑटो वाले को हम 3,000 का सीएनजी कूपन पर महीने देने जा रहे हैं। अच्छा। अब अगर उसकी पत्नी है घर के अंदर तो उसको भी मिलेगा। अगर मान लीजिए उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए भी हमारी घोषणा है। आप एक सोच के देखिए, मैं कहता हूं कि आज अगर हमारे को देश का कर्जा चुकाना तो भी तो हम कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं ना। हम एक असल में कर्जे की दलदल में कोई परिवार फंसता है क्यों, हमें सोचना चाहिए। हम एक गुड लोन को चुकाने के लिए बैड लोन उठा बैठते हैं जो ज्यादा इंटरेस्ट के कारण से। हमने इतनी मदद जब आपको देंगे, ये पैसा जो उस परिवार का बचेगा ये कहां जाएगा? ये जाएगा कर्जा मुक्त करने में और उस परिवार को आर्थिक आजाद करने में। हमारी आजादी 47 से अधूरी है। हमारी 80% जनता आर्थिक आजाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जॉब के ऊपर है ना, अगर आज उसकी प्राइवेट वाले की जॉब छूट जाए तो सच बताऊं तो उसकी आंखें बाहर आके गिरती हैं। एक महीने का भी उसके पास अगला खर्चा नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो सशक्त है, आप मजबूत हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा, जिन पार्टियों का आपने जिक्र करा, जिस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था हमारे पास आज तक राजनीतिक रही है, वो ये कहती है अब जनता को परेशान रखिए, आखिरी दिनों में उनके मुंह में थोड़ा सा दे दीजिए, वो खुश हो गए, आपको फिर वोट दे देंगे, आप 5 साल तक लूटते रहिए और लास्ट के 1 महीने में उनको देते रहिए। और जहां तक आपको बताऊं सर, ये कोई भी वादा पूरा करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पैसा किसी का नहीं है। ये पैसा इसी जनता के टैक्सों से आया है। जब एक गरीब आदमी भी माचिस ऐसी चीज बुनियादी खरीदता है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। सबसे ईमानदार आदमी इस देश का अगर कोई है ना, तो गरीब और मध्यम वर्ग है, जिससे उसको टैक्स बचाने की कोई चिंता नहीं होती है। वो बिना कुछ करे भी टैक्स दे रहा होता है। और ये वही पैसा है, अगर वो घूम के उसके पास आएगा तो घूम के उसके पास आके उसका कुछ नहीं होना, वो वापस मार्केट में जाना है। ये चक्र आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।